एक मौलवी साहब जिनकी काफी ज्यादा उम्र हो चली है, वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर चारपाई के ऊपर आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस झोपड़ी के बाहर एक महिला कलेक्टर की गाड़ी आकर के रुकती है और उसके बाद महिला कलेक्टर उसमें से उतरती है और झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। और जैसे ही मौलवी साहब किसी को झोपड़ी के अंदर आते हुए देखते हैं तो एकदम से अपनी चारपाई पर उठ करके बैठ जाते हैं। उसके बाद वह महिला कलेक्टर आकर के उनके पैर चूमती है और फिर कहती है कि अब्बू मैं आ गई। अब इस बात को सुनकर के वह मौलवी साहब थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं और फिर उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तुम कौन हो और मुझे तुम अब्बू कैसे कह रही हो। तो महिला कलेक्टर होती है वह कहती है कि अब्बू आप मुझे भूल गए, मैं शिवानी शर्मा हूं और मैं कलेक्टर बन चुकी हूं। अब इस नाम को जैसे ही मौलवी साहब सुनते हैं तो एकदम से उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट करके रोते हुए उस लड़की को अपने गले से लगा लेते हैं। कौन थी वह महिला कलेक्टर और क्या रिश्ता था उस मौलवी साहब से, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम ईश्वर चंद्र शर्मा है और उसकी पत्नी का नाम होता है सावित्री। सावित्री जो है वह अभी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों के बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है। इस बात को सोच सोच करके दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हुआ करते हैं क्योंकि अब उनके परिवार में एक सदस्य बढ़ने वाला था और फिर उसके लिए वे ढेरों सारे सपने सजाए रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है डिलीवरी का। अब डिलीवरी का जैसे ही समय आता है तो ईश्वर चंद्र शर्मा अपनी पत्नी को लेकर के सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और फिर वहां पर डिलीवरी करवाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी पत्नी की जान हम नहीं बचा पाए। यानी कि जो ईश्वर चंद्र शर्मा की जो पत्नी होती है सावित्री, उसकी मौत हो चुकी थी डिलीवरी के दौरान। अब इस बात को सुन करके ईश्वर चंद्र बड़े ही परेशान होते हैं, लेकिन वह करते भी तो क्या कर पाते। लेकिन इसके बाद वह पूछते हैं कि बेटा हुआ या बेटी हुई। तब डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि बेटी हुई है। इसके बाद जो ईश्वर शर्मा होते हैं वो अपनी बेटी को पालने पोसने का फैसला कर लेते हैं। ईश्वर चंद्र उस बेटी को मां और पिता दोनों का प्यार दे रहे थे और धीरे धीरे उसको बड़ा कर रहे थे। उस लड़की का नाम रखा होता है शिवानी। अब शिवानी धीरे धीरे बड़ी होती है, स्कूल जाने योग्य हो जाती है, तो उसके पिता जो होते हैं उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और उसकी अच्छी से देखभाल किया करते हैं। कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो शिवानी होती है वह 10वीं क्लास में होती है और 10वीं क्लास का उसने एग्जाम दे दिया था। शिवानी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होती है और उसके पिता अपनी बेटी की इन बातों की खुशी मनाया करते थे कि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। और वो अपने बेटी को हौसला अफजाई करते थे और कहते थे कि बेटी तुम पढ़ लिख करके जरूर कोई बड़ा अफसर बनेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन अचानक से जो ईश्वर चंद्र जी है उनकी एक हादसे में मौत हो जाती है और फिर इसके बाद जो बेटी होती है वह घर पर अकेली रह जाती है। और जैसे जैसे पता चलता है कि उसकी पिता के हादसे में मौत हो गई है तब वह फूट फूट करके रोने लगती है। अब शिवानी के सभी रिश्तेदार वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग यह तय करने लगते हैं कि शिवानी को अपने साथ कौन ले जाएगा। तभी वहां पर शिवानी की बुआ आती है और फिर वो उन लोगों से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, शिवानी को मैं अपने पास रख लूंगी और मैं अच्छे तरीके से इसका पालन पोषण करूंगी। इसके बाद जो शिवानी होती है सभी रिश्तेदारों की मर्जी से शिवानी को शिवानी की बुआ के पास छोड़ दिया जाता है। अब शिवानी अपनी बुआ के यहाँ रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो जाता है उसकी बुआ उसे पालने के लिए नहीं लाई है बल्कि उससे काम करवाने के लिए लाई है। वो तो केवल उससे काम करवाना चाहती है क्योंकि उसकी बुआ उसको घर का पूरा काम करवाया करती थी और फिर उसके बाद ही उसको खाने पीने के लिए दिया करती थी। लेकिन जो शिवानी होती है सभी चीजों को सहन करते हुए वहीं पर रहती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे माता पिता नहीं है तो यही ठीक है, कम से कम यहाँ पर खाने के लिए तो खाना तो मिल रहा है। इसके बाद शिवानी को एक दिन पता चलता है कि जो उसने 10वीं क्लास की पेपर दिए हैं उन पेपरों का रिजल्ट आ गया है। अब शिवानी जैसे अपना रिजल्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पूरे जिला को टॉप किया है। उसके बाद वो अपने बुआ के पास जाती है और कहती है कि बुआ मैंने 10वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप किया है, तो आप ऐसा करो कि मेरी आगे किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दो। मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख करके किसी बड़ी सी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का यही सपना था जो बार बार कहा करते थे कि तू पढ़ने लिखने में बेहद ज्यादा होशियार है, तू किसी बड़े से पोस्ट को हासिल करेगी। इस बात को सुनने के बाद उसको बुआ को मानो काटो खून नहीं होता है और वह कहने लगती है कि तू पढ़ने लिखने जाएगी तो घर का काम कौन देखेगा। शिवानी अपनी बुआ को मनाने की भरसक कोशिश करती है लेकिन उसकी बुआ उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुझे इस घर के अंदर ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद शिवानी अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और वह फूट फूट करके रोने लगती है। उसे अपने पिता की सारी बात याद आ रही होती है जो उसके पिता उससे कहा करते थे और सभी बातों को वह सोच सोच करके फूट फूट करके रोते रहती है। रोते रोते धीरे धीरे रात हो गई थी और रात के समय ना तो कोई उसे खाना देने वाला आया था और ना ही कोई ये कहने वाला आया था कि बेटी हम तेरा एडमिशन करवा देंगे, मत रो। इसके बाद शिवानी अपने आप को संभालती है और परिस्थितियों के साथ जीने की कोशिश करती है। कई बार तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इस घर को छोड़ करके चली जाऊं, लेकिन वो जाती भी
तो कहां जाती, क्योंकि उसके बुआ अपने साथ लेकर के आई थी और साथ में जो उसका घर होता है, जिस घर के अंदर वो रहा करती थी, उस घर को बेच करके भी बुआ ने अपने पास पैसे रख लिए थे। क्योंकि गांव के जमीन थी तो गांव के ही एक पड़ोसी को उसने दे दी थी और कहा था कि जो कुछ भी पैसे तुम इसके दे सकते हो उन पैसे को मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूंगी तो उसमें काम आ जाएंगे। शिवानी इसी तरीके से अपने जीवन जी रही होती है और वहीं पर बनी रहती है। उसको दिन भर पूरा काम करना पड़ता, उसके बाद भी खाना खाने के लिए जब उसे मिला करता जब पूरा परिवार खाना खा लिया करता था। इन सभी बातों को देख देख करके शिवानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वह अब इस घर में नहीं रहना चाहती है। उसको यहाँ पर रहते हुए 1 साल का वक्त हो गया था और वह 1 साल के दौरान बार बार उसे अपने पिता की वही बात याद आया करती, जब उसके पिता उससे कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार है और एक दिन बड़ा अफसर बनेगी। उसके दिमाग में अफसर बनने का भूत सवार होता है और इसी वजह से जब शिवानी होती है वह घर से भागने का फैसला कर लेती है। एक दिन उसकी बुआ और उसके घर वाले वहां से किसी शादी में गए हुए होते हैं और शिवानी को अकेला घर पर छोड़ करके गए थे। अब शिवानी घर के अंदर अकेली रहती है, वह सोच रही होती है कि आज का मौका जो है ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। इस बात को सोच सोचकर शिवानी अपना सारा सामान पैक करती है और पैक करने के बाद चुपके से उस घर से निकल जाती है और रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। पैदल चलते हुए वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद एक ट्रेन में बैठ जाती है। अब ट्रेन में तो बैठ गई थी लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। उसे तो केवल इस जगह से निकलना होता है क्योंकि यहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं भी चली जाऊंगी और फिर वहां पर अपना गुजर बसर कर लूंगी। रात का समय था, रात का समय उस ट्रेन में इक्का दुक्का सवारी होती है और उन्हीं सवारियों में से एक लड़का शिवानी की तरफ घूर घूर करके देख रहा होता है। अब शिवानी को यह सब कुछ बुरा तो लग रहा था, वह करे तो क्या करे, फिलहाल वह ट्रेन के अंदर बैठी हुई है। उसके बाद वह लड़का अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर अपने साथियों के पास फोन करता है और उनसे कुछ बातें करने लगता है। शिवानी भी यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी और फिर इस बात को देख करके बड़ी ज्यादा घबरा जाती है और जैसे ही अगला स्टेशन आता है तो उसी डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर शिवानी बैठी हुई होती है और वह लड़का बैठा हुआ था, एकदम से 3 लड़के और चढ़ते हैं और फिर वो सभी उस लड़के के पास जाते हैं। वे लड़का शिवानी की तरफ इशारा करता है और फिर वे सभी लोग शिवानी की तरफ देखने लगते हैं। अब शिवानी जैसे ही ये सारी चीजें को देखती है तो खतरे को भाप जाती है और एकदम से अगली स्टेशन पर उतर जाती है। उतरने के बाद वह लड़के उनके भी पीछे पीछे उतर गए थे और फिर वो शिवानी का पीछा करने लगते हैं। शिवानी अपने सामान को लेकर के भागने लगती है और फिर वह लड़का उसका पीछा करने लगते हैं। शिवानी कभी इधर छुपती है, कभी उधर छुपती है और वैसे ही छुपते छुपाते एक मस्जिद के सामने पहुंच जाती है। अभी तक सवेरा होने वाला था, सवेरे के 4 बज चुके होते हैं। तभी वहां पर मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद के अंदर जाते हैं और जैसे ही शिवानी मौलवी साहब को उस मस्जिद के अंदर जाते हुए देखती है तो एकदम से उसे बाबा कह करके मदद मांगने लगती है। अभी इस आवाज को वो लड़के भी सुन लेते हैं और इतने ही देर में जो मौलवी साहब होते हैं वो शिवानी को मस्जिद के अंदर बुला लेते हैं। मस्जिद के अंदर बुलाने के बाद वह शिवानी से पूछने लगते हैं कि बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो और यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो। तब शिवानी रोते हुए उनको बताती है कि मैं कहीं जा रही थी और रास्ते से 4 लड़के मेरे पीछे लग गए। मौलवी साहब को बताती है कि वे लड़के बाहर खड़े हुए हैं और उसके बाद मौलवी साहब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उन लड़कों को धमका देते हैं, भगा देते हैं वहां से। वे लड़के भी सोचते हैं कि लड़की मस्जिद के अंदर जा चुकी है और हो सकता है कि मस्जिद के अंदर और भी व्यक्ति हो और इसी वजह से वो लड़के भी वहां से डरते हुए भाग जाते हैं और मौलवी साहब उसके बाद से शिवानी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि बेटी तू कौन है, कहां से आई है और तुझे कहां पर जाना है। उसके बाद जो शिवानी होती है अपनी पूरी कहानी मौलवी साहब को बताने लगती है। वे बताती है कि मैं और मेरे पिता वहां पर रहा करते थे लेकिन अचानक से मेरे पिता की मौत हो जाती है और उसके बाद मैं अपनी बुआ के साथ रहने लगी, लेकिन मेरी बुआ जो होती है वो मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया करती है। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और पढ़ने लिखने के लिए मैंने अपने बुआ का घर छोड़ दिया और भागकर मैं ट्रेन पर चढ़ गई और वे लड़के ट्रेन में मेरे पीछे लग गए और मैं यहां पर आ गई। इस बात को कहते हुए जो शिवानी होती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वह फूट फूट करके रोने लगती है। इसके बाद जो मौलवी साहब होते हैं उसको सहारा देते हैं और कहते हैं कि बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और तू कैसी भी चिंता मत कर, अब तुझे क्या करना है तू ये बता। तो शिवानी कहती है कि बाबा मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ी सी पोस्ट को हासिल करना है। तब वे पूछते हैं कि तू कहां जाना चाहती है, तो शिवानी कहती है कि अभी तो कोई मंजिल तय नहीं है लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है, ये तय है। उसके बाद जो मौलवी साहब होते हुए कहते हैं कि बेटी अब तू जवान हो गई है और तेरे साथ जो ये अभी अभी हुआ है ये बार बार हो सकता है, तो तुझे किसी घर की जरूरत है तो तू ऐसा कर इतने दिन मेरे साथ रह ले जब तक तेरी पढ़ाई हो और आगे की पढ़ाई करने के लिए तू बड़े शहर चल जाना और वहीं से अपनी पढ़ाई को कर लेना। इसके बाद जो शिवानी होती है मौलवी साहब के साथ उसके घर में रहने लग जाती है। मौलवी साहब की उम्र लगभग 55 साल की होती है। वे शिवानी का ख्याल अच्छी तरीके से रखा करते थे।
उसका स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं और वहां से उसकी आगे की पढ़ाई करवाते हैं। मौलवी साहब के परिवार में और कोई नहीं था, केवल मौलवी साहब अकेले रहा करते थे। छोटा सा घर था उनका टूटा फूटा, और उसी के घर के अंदर रह करके अपना गुजारा किया करते थे। धीरे धीरे करके 2 साल का वक्त बीत जाता है। 2 साल के अंदर जो शिवानी होती है उसने अपने स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, और जैसे ही शिवानी का 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है, सभी गांव वाले इस बात को देख करके बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने 12वीं क्लास को बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है। शिवानी को भी इस बात की बड़ी ही खुशी होती है, और फिर वो मौलवी साहब के साथ खुशी को साझा करती है और बताती है कि अब्बू, मैंने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास पास किया है। तो उसके पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आगे क्या करने का इरादा है। तो वो कहती है कि पिताजी, आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना है। तो मौलवी साहब उसके शहर जाने का इंतजाम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे भी उसको देते हैं और कहते हैं कि बेटी, अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। इसके बाद जो शिवानी होती है वहां से निकल करके एक बड़े शहर में पहुंच जाती है, जहां से वे अपनी ग्रेजुएशन करने वाली होती है। लेकिन शिवानी मौलवी साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मौलवी साहब जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं, और ऊपर से उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी होती है। तो वे नहीं चाहते थे कि मौलवी साहब के ऊपर बोझ बने, तो इसी वजह से वे इधर उधर काम ढूंढने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते एक बुजुर्ग व्यक्ति के होटल पर वह पहुंच जाती है, और फिर वहां पर जाकर के होटल के मालिक से काम के लिए पूछने लगती है। अब होटल का मालिक पहले उस लड़की की तरफ देखता है और पूछता है कि बेटी, तुम क्या काम करोगी। तो वे बताते हैं कि बाबूजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप जैसा चाहो वैसा काम मैं कर दूंगी, कोई भी काम हो वो भी चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और फिर वो टाइम मुझे जरूर चाहिए। उसके बाद जो होटल के मालिक होते हैं वो शिवानी के बारे में शिवानी से पूछने लगते हैं। तो कहते हैं कि बेटी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और किस वजह से तुम्हें काम चाहिए, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ नहीं रहते। तो उसके बाद शिवानी रो रो करके अपनी पूरी कहानी उस होटल के मालिक को सुनाती है, और उसके बाद जो होटल का मालिक होता है जैसे पूरी कहानी सुनता है तो वो भी पूरी तरीके से भावुक हो जाता है, और फिर उससे कहता है कि बेटी, कोई बात नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें पढ़ना है तो तुम बेशक से यहीं पर रह करके पढ़ाई कर सकती हो। तुम्हारी पढ़ाई में जो भी मदद होगी वे मैं करने के लिए तैयार हूं, और तुम्हें जैसा भी काम करना हो वैसा तुम इस होटल में कर सकते हो। यानी कि होटल मालिक अब शिवानी को आगे पढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण यह होता है कि होटल मालिक की भी एक बेटी होती है, और उसको पढ़ाने के लिए होटल मालिक ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की थी, लेकिन वह किसी भी पढ़ाई को पास नहीं कर पाई, और फिर वह घर पर ऐसे ही बैठा रहा करती थी। अब वो शिवानी के अंदर अपने बेटी का प्रारूप देखती है, और कहते हैं कि बेटी, अगर तू पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन जाएगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद जो होटल मालिक होते हैं वह उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं, और साथ में जो शिवानी होती है वह होटल पर ही काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ शिवानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। और जैसे ही शिवानी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह होटल मालिक से कहने लगते हैं कि बाबूजी, अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा। तो उसके बाद जो होटल का मालिक होता है वह उससे खुशी खुशी दिल्ली भेज देता है, और फिर उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेवारी लेता है। वह शिवानी का खुद जाकर के एक अच्छी सी कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराता है, और फिर उसके रहने खाने का इंतजाम भी वहां पर कर देता है। अब शिवानी मन लगा करके मेहनत करती है, और मेहनत करने के साथ ही धीरे धीरे कुछ समय बाद जो शिवानी होती है वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाती है। अब वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे ही बनती है तो ये खुशखबरी उस होटल मालिक को देती है, और होटल मालिक इस बात को सुनकर के बड़ा ही खुश होता है। इसके बाद जो शिवानी होती है वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, और फिर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब शिवानी के पास सरकारी गाड़ी होती है, सरकारी आवास होता है, उसे रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वे एक जिला कलेक्टर बन चुकी होती है। इसके बाद जो होटल मालिक होता है वह एक दफा उसे मिलने के लिए जाता है। शिवानी उसका अच्छे से वेलकम कहती है, और फिर पिताजी पिताजी कह करके उसको संबोधित करती है। अब जैसे ही होटल मालिक उसे मिलने के लिए आया था तो एकदम से उसे मौलवी साहब की याद आ जाती है, क्योंकि मौलवी साहब ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था, और फिर 2 साल तक उसकी देख रेख की थी, 12वीं क्लास तक उसकी शिक्षा दिलवाई थी। इसके बाद जो शिवानी होती है मौलवी साहब से मिलने का मन बना लेती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी निकालती है और गाड़ी लेकर के सीधा मौलवी साहब के पास चली जाती है। अब इन बातों को लगभग 8 साल का समय बीत चुके होते हैं, और 8 साल बाद जो शिवानी होती है वह कलेक्टर साहिबा का भेष में सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो कभी मौलवी साहब के साथ रहा करती थी। वहां जाने के बाद वह देखती है कि जिस घर में कभी वह रहा करती थी वो घर फिलहाल नहीं है। उस घर की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाद जो शिवानी होती है उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। सामने मौलवी साहब अपने चारपाई पर लेटे हुए होते हैं, और शिवानी की तरफ वह असमंजस भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। शिवानी उसके बाद जाकर के उनके पैर छूने लगते हैं, और मौलवी साहब उनसे कहने लगते हैं कि बेटी, कौन है तू और मेरे पैर क्यों छू रही हो। उसके बाद शिवानी उनसे कहने लगते कि अब वो आप मुझे भूल गए, मैं शिवानी शर्मा हूं और मैं एक जिला कलेक्टर बन गई हूं। अब जैसे ही मौलवी साहब शिवानी का नाम सुनते हैं और फिर सुनते हैं कि वह जिला कलेक्टर बन गई है तो एकदम से फूट फूट करके रोने लगते हैं,
और रोते हुए शिवानी को अपने गले से लगा लेते हैं। अब जो मौलवी साहब के झोपड़ी के सामने जो एक बहुत बड़ी कार आकर के रुकी थी, तो गांव के अंदर लोगों में हड़कंप मच जाता है और सोचने लगते हैं कि मौलवी साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया जो उनकी झोपड़ी पर इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और साथ में पुलिस भी है, क्योंकि शिवानी के साथ एक गार्ड भी होता है और वो एक गार्ड भी उस झोपड़ी के बाहर ही खड़ा होता है। तो सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये वही शिवानी है जो 2 साल तक इसी गांव में रही थी, तो सभी लोग शिवानी की इस कामयाबी की बेहद खुशी मनाते हैं और शिवानी को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद जो शिवानी होती है वह मौलवी साहब से कहती है कि बाबा लो, अब आपको यहाँ पर नहीं रहना है। पहले तो मौलवी साहब उसको मना कर देते हैं कि मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन शिवानी उसे जिद करती है और कहती है कि बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मौलवी साहब उसे कहते हैं कि बेटी, यहाँ तो पास ही में मस्जिद है, मैं वहां पर जाकर के नमाज पढ़ लिया करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वहां पर मैं ये काम कैसे करूंगा। तो शिवानी उनसे बताती है जहां पर मेरा आवास है उससे ही थोड़ी दूर पर एक मस्जिद है और वहां पर जाकर के आप नमाज पढ़ लिया करना। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक हिंदू हूं तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम पर आपने मेरी मदद की थी तो आपने ये चीज नहीं देखी थी कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं। आपने इस चीज का भेद बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दिया था। तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरीके से करूंगी। आप मेरे पिता समान हो और पिता की तरह मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। ऐसा कह करके शिवानी मौलवी साहब को अपने साथ ले जाती है और फिर उसकी इस बात को देख करके गांव के सभी लोग इस बात की वाहवाही करने लगते हैं। मौलवी साहब उसके घर में रह करके पास वाली मस्जिद पे जाकर के नमाज पढ़ने के लिए चले जाया करते थे। जो शिवानी होती है वो मौलवी साहब की अच्छी तरीके से देख रेख किया करती है। अब जब कभी शिवानी से मिलने के लिए कोई आया करता है तो वो मौलवी साहब को घर के अंदर देख करके बड़ा ही हैरान हो जाता है। लेकिन शिवानी जब पूरी कहानी लोगों को बताया करती है तो वे लोग भी शिवानी की तारीफ किया करते हैं और कहते हैं कि ये होती है असली इंसानियत। कभी कभी तो होटल मालिक भी उससे मिलने के लिए आया करता है और सह परिवार और अपने बेटी को उस शिवानी को दिखा करके बताया करता है कि ऐसी होती है बेटियां। शिवानी दोनों को अपने पिता की तरह सम्मान किया करती है। होटल मालिक अपने घर में रहा करते हैं, लेकिन मौलवी साहब शिवानी के साथ रहा करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद शिवानी की उनके ही बराबर के रैंक वाले एक अधिकारी से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो शिवानी होती है उस अधिकारी से साफ साफ कह देती है कि ये मेरे पिता है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इनकी सेवा भी करनी होगी। शिवानी का पति जैसे पूरी कहानी को सुनता है किस तरीके से शिवानी आईएएस ऑफिसर बनी है, इस समय में मौलवी जी ने उसका साथ दिया है। जो शिवानी का पति होता है उसकी भी आंखों में मौलवी साहब की इज्जत और भी बढ़ जाती है और वे भी उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसकी माता पिता उसको बचपन में ही छोड़ करके चले गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो लड़की अपने मुकाम को हासिल की और कामयाब होकर के दिखाया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।